इस वीडियो लेक्चर में हम पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अभी तक हम उत्पादन फलन, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, समोत्पाद वक्र, आइसोप्रोडक्ट कर्व, विस्तार पथ, एक्सपेंशन पाथ, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। तो अब हम इस स्थिति में हैं कि अब हम पैमाने के प्रतिफल के बारे में चर्चा करें। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमें एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो पैमाने के प्रतिफल हैं वह दीर्घकाल से संबंध रखते हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि अल्पकाल में जो फर्म है उसके लिए उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, अर्थात कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का अध्ययन विद्यार्थियों हमने, जैसा कि पिछले वीडियो में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अंतर्गत उत्पादन फलन का अध्ययन किया था। और हमने देखा था कि जब अल्पकाल में एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राएं बढ़ाई जाती हैं तो उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने देखा था कि स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा में परिवर्तन करने पर जो साधनों का संयोग है उसका अनुपात बदल जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय होता है कि वह उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन कर सके। इसलिए दीर्घकाल में फर्म उत्पादन बढ़ाने के लिए सभी साधनों को परिवर्तित कर सकती है। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हम फर्म के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने पर जो उत्पादन के जो साधन हैं उनको समान अनुपात में बढ़ाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन के साधनों को निश्चित अनुपात में बढ़ाने पर, परिवर्तित करने पर उत्पादन में प्रभाव क्या आता है, उत्पत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम देखते हैं। विद्यार्थियों, हमें ये बात अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत फर्म के लिए साधन संयोग का जो अनुपात है वह स्थिर रहता है। हम पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल को इस तालिका के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ आपको श्रम और पूंजी, हमने दो साधन लिए हैं। ये दोनों साधन दीर्घकाल में परिवर्तनशील हैं और पहला जो फर्म के पास संयोग है, 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी वह काम में ले रही है और उत्पादन मान लीजिए 10 इकाई फर्म कर रही है। अब यदि मान लीजिए फर्म उत्पादन का पैमाना बढ़ाती है तो वह जो 2 इकाई श्रम, 2 इकाई पूंजी प्रयोग में ले रही है और इस स्थिति में जो उत्पादन मात्रा है वह बढ़कर 20 इकाई हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आप देखें कि फर्म ने श्रम और पूंजी को दोगुना कर दिया है। 1 इकाई से उसने 2 इकाई श्रम और पूंजी कर दी है और उत्पादन बढ़कर 10 से 20 हो गया, यानी उत्पादन भी दुगना हो गया है। अगली स्थिति यानी जो स्थिति ए है, अब मान लीजिए ये बी स्थिति है तो इसमें उसने दुगना किया उत्पादन के साधनों को। अब मान लीजिए फर्म ने जो अगली स्थिति है उसमें 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी को बढ़ाकर यदि फर्म 4 इकाई पूंजी और 4 इकाई श्रम काम में लेती है तो उत्पादन 40 हो जाता है। यानी यहाँ 2 से 4, यानी यहाँ उत्पादन के साधनों को दुगना किया और उत्पादन भी 20 से 40 यानी दुगना हो गया। यानी यहाँ आप इस वाले फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं इसका उत्पादन मात्रा के फर्स्ट कॉलम में कि फर्म
बढ़ रही है। विद्यार्थियों, पैमाने के जो प्रतिफल हैं उसकी 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, यानी कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इस वाली स्थिति में फर्म को पैमाने के स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि फर्म के द्वारा जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ जाता है। विद्यार्थियों, पैमाने के स्थिर प्रतिफल फर्म को प्राप्त होते हैं। ये एक सामान्य स्थिति हो सकती है कि हम उत्पादन के साधनों को यदि दुगना कर दें तो उत्पादन दुगना हो जाता है। और हमने जब उत्पादन फलन का अध्ययन किया था तब हमने आपको बताया था कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, जो हमने बताया था कि कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में पैमाने के स्थिर प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है। हमने कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो फॉर्म लिया था वो लिया था Q इक्वल टू A L की पावर अल्फा K की पावर 1 माइनस अल्फा, यानी ये कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो कि रेखीय समरूप उत्पादन फलन के रूप में भी जाना जाता है, उसमें उत्पादन के समतामान प्रतिफल प्राप्त होते हैं, यानी श्रम और पूंजी को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। हम ये उत्पादन फलन के अंतर्गत भी देख चुके थे। अब बात करें वर्धमान प्रतिफल की, तो विद्यार्थियों आप यहाँ देखें कि यदि फर्म 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी को लगाकर उत्पादन कर रही है तो उसे 10 इकाई उत्पादन उसे प्राप्त हो रहा है। यदि वह उत्पादन के साधनों को दुगना कर रही है तो उसका उत्पादन 10 से बढ़कर 30 हो गया है, यानी उत्पादन के साधनों को दुगना करने पर उत्पादन जो है दुगने से अधिक बढ़ गया है, 10 से 30 हो गया है। यानी यहाँ उत्पादन के साधनों में 100% वृद्धि है, तो आप यहाँ देख सकते हो 100% से ज़्यादा वृद्धि उत्पादन में हो रही है। अगली फर्म और ज़्यादा विस्तार करने पर उत्पादन का जो 2 से वह 4 करती है, श्रम और पूंजी की मात्रा 4 इकाई करती है, यहाँ उत्पादन 30 से बढ़कर 120 हो गया है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उत्पादन में जिस अनुपात में साधन अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे अधिक उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अगले इस डी संयोग में भी यही स्थिति हो रही है कि साधनों के अनुपात में 50% की वृद्धि की जा रही है, लेकिन जो उत्पादन है वह 50% से ज़्यादा बढ़ रहा है, 120 से 220 हो रहा है। तो ये यहाँ पर भी वर्धमान प्रतिफल की स्थिति है। तो ये जो कॉलम सेकंड है उत्पादन मात्रा का, ये वर्धमान प्रतिफल को दिखा रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति है। विद्यार्थियों, फर्म के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स की जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति वास्तव में प्राप्त हो सकती है, क्योंकि फर्म को आंतरिक और बाह्य मितव्यताएं इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होती हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में हम डिटेल में अध्ययन एक अलग वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि जो आंतरिक मितव्यताएं हैं वो फर्म के प्रबंध में, श्रम विभाजन में, साधनों की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के कारण प्राप्त होती है। या जैसे हम इसको ऐसे समझें कि मान लीजिए फर्म उत्पादन दुगना करती है तो उसे जो एडवर्टाइजमेंट पर व्यय है वो दुगना नहीं करना पड़ता, तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्राप्त होती हैं। और जो बाह्य मितव्यताएं हैं वो एक उद्योग की समस्त फर्मों को प्राप्त होती हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत सारी फर्में स्थापित हो जाती हैं, तो मान लीजिए उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ मिलनी शुरू हो जाए, या जो फर्मों का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको कलेक्ट करने या उसका यूज करने की सुविधा मिल जाए। तो इस प्रकार की मितव्यताओं के कारण फर्म की कॉस्ट घटती है। इसको हम बाह्य मितव्यताएं कहते हैं, फर्म के लिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज टू स्केल कहते हैं। तो उसके कारण फर्म को वर्तमान प्रतिफल मिलते हैं। अब हम ह्रासमान प्रतिफल की बात करें कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल में क्या स्थिति होती है। आप फिर से इस तालिका को देखें कि साधनों की जो मात्रा है वो
दुगनी करने से ए से बी बिंदु पर आने पर जो उत्पादन है वह 10 से बढ़कर 15 हुआ है। साधनों की मात्रा दुगनी करने पर उत्पादन दुगने से कम बढ़ा है। इसी प्रकार साधनों की मात्रा 2 से 4 इकाई श्रम पूंजी करने पर सेम अनुपात ले रहे हैं हम, और उत्पादन 15 से 25 हुआ है। यानी यहाँ पर भी साधन की जो मात्राएं हैं वो दुगनी कर दी है, लेकिन उत्पादन दुगने से कम बढ़ा है। आगे की स्थिति में भी, आगे के संयोग में भी यही स्थिति आपको दिखाई दे रही है। तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल है, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था है। ह्रासमान प्रतिफल विद्यार्थियों फर्म को पैमाने की जो अवचतें हैं, अमित्रताएं हैं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण होता है। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब संयंत्र का आकार बहुत अधिक बड़ा हो जाता है तो संगठन संबंधी, प्रबंध संबंधी परेशानियां फर्म के सामने उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे निर्णय लेने में देरी हो सकती है, तो इनके कारण फर्म की जो कॉस्ट है वह बढ़ने लगती है। तो ये जो पैमाने के प्रतिफल हैं उनकी 3 स्थितियां हो सकती हैं: पैमाने का स्तर प्रतिफल, वर्तमान प्रतिफल और ह्रासमान प्रतिफल। अब हम चाहें तो पैमाने के जो प्रतिफल है, स्थिर प्रतिफल के लिए अलग डायग्राम बना सकते हैं, वर्तमान प्रतिफल के लिए अलग डायग्राम बना सकते हैं, ह्रासमान प्रतिफल के लिए भी अलग डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन मैंने इन पैमाने के प्रतिफल की तीनों स्थितियों को इस एक डायग्राम के माध्यम से दर्शाया हुआ है। आप इसको डायग्राम को देखिए कि हमने OY अक्ष पर पूंजी साधन लिया है, OX अक्ष पर श्रम साधन लिया है। OM रेखा जो है वो फर्म के लिए स्केल लाइन कहलाती है, इसको एक्सपेंशन पाथ भी कह सकते हैं। और इस एक्सपेंशन पाथ पर स्थित सारे बिंदु फर्म के लिए अनुकूलतम साधन संयोग को व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों, हम अनुकूलतम साधन संयोग के बारे में एक अलग वीडियो में देख चुके हैं। एक्सपेंशन पाथ के बारे में भी हम देख चुके हैं। हम जानते हैं कि एक्सपेंशन पाथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु फर्म के लिए अनुकूलतम साधन संयोग को व्यक्त करता है। अब यहाँ देखिए ये आइसोक्वांट्स दिखाए हुए हैं, समोत्पाद वक्र दिखाई दे रहे हैं आपको, 10, 20, 30 इकाइयां उत्पन्न करने वाले ये 1, 2, 3, 4, 5 ये समोत्पाद वक्र आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि 10 से 20 इकाई उत्पादन करने के लिए फर्म को साधनों की जो मात्रा लगानी पड़ रही है, आप ए बिंदु को देखिए कि ए पर जो पूंजी है इतनी और श्रम इतनी लगाना पड़ रहा है। अब ए से बी जाने पर 10 से 20 इकाई उत्पन्न करने पर पहले से कम श्रम और पूंजी की मात्रा लगानी पड़ रही है। यानी जो ओ ए दूरी है वह इससे जो ओ बी ए बी दूरी है, जो ए बी दूरी है वह कम है ओ ए से। इसी प्रकार बी सी दूरी जो है वह ए बी दूरी से कम है। यानी फर्म को और आगे उत्पादन बढ़ाने पर, अगला 10 इकाई उत्पादन बढ़ाने पर साधनों की और कम मात्रा की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ तक हम इसी प्रकार सी डी दूरी भी हम देख सकते हैं। यहाँ तक इस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक फर्म को इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। अब मान लीजिए फर्म को डी से ई तक जाने पर और ई से एफ तक जाने पर अगली 10 इकाइयां उत्पन्न करने के लिए समान मात्रा में उत्पादन साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये जो 2 स्थितियां हैं, बी ई और बी से ई तक और ई से एफ तक, यहाँ पर फर्म को कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों, प्रायः फर्म को प्रारंभ में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं और अंततः डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि बी ई दूरी और ई एफ दूरी दोनों बराबर है, ई इक्वल टू ई एफ। यहाँ पर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। उसके बाद देख सकते हैं एफ से जी दूरी जो है वह ई एफ से ज़्यादा है और जी एच दूरी
साधनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों, हम एक डायग्राम के माध्यम से पैमाने के प्रतिफल की तीनों स्थितियों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि मैंने इस डायग्राम के माध्यम से की है। आपको उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको ये समझ में आ गया होगा पैमाने के प्रतिफल। हमें इसमें यह बात याद रखनी है कि पैमाने का प्रतिफल का जो कंसेप्ट है वह दीर्घकाल से संबंध रखता है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस का जो संबंध है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, अल्पकाल से संबंध रखता है। पैमाने के प्रतिफल में फर्म के लिए जो साधन है वो परिवर्तित किए जा सकते हैं दीर्घकाल में, और साधनों का जो अनुपात फर्म काम में ले रही है वह साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। और हम पैमाने के प्रतिफल की जब चर्चा कर रहे हैं तो जो साधन है, यहाँ पर जो हमने श्रम और पूंजी ली है, उन साधनों की कीमतें स्थिर हम मानकर चल रहे हैं, और हम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति भी मानकर चल रहे हैं। और फर्म के लिए जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी, जिस तकनीक का फर्म प्रयोग कर रही है, वो तकनीक भी स्थिर है। इसके अलावा विद्यार्थियों, एक बात और कि हमें यदि फर्म अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए साधनों के अनुपात में भी परिवर्तन यदि कर सके, तो वहाँ हम पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन नहीं करेंगे, उसको हम बोलेंगे रिटर्न्स टू सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के प्रतिफल। यानी उसमें साधनों का संयोग भी बदल जाता है फर्म जैसे जैसे अपने पैमाने का विस्तार करती है तब। एक बात और विद्यार्थियों कि पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत जब हम ये मानते चल रहे हैं कि जो साधनों की कीमतें हैं वह स्थिर हैं, तो उस केस में स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत समतामान नियम लागू होगा, और वर्तमान प्रतिफल नियम की स्थिति में लागत ह्रास नियम, और ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति में लागत वृद्धि नियम दीर्घकाल में लागू होगा। हालांकि हम आगे के वीडियोज में कॉस्ट कर्व्स की चर्चा करेंगे, तो हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो जो वर्तमान प्रतिफल है वो ह्रासमान लागत के रूप में होता है, ह्रासमान प्रतिफल वर्तमान लागत के रूप में होता है। स्थिर प्रतिफल की दशा में लागत समता नियम लागू होता है यदि हम साधनों की कीमतें स्थिर मान के यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये पैमाने के प्रतिफल को हमने देखा, रिटर्न्स टू स्केल देखा। उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।